नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और एक्स पर पोस्ट करते हुए क्या कुछ लिखा, आपको दिखाते हैं। संविधान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए लिखा, आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग को केंद्रीय मुद्दा बनाया। इसके परिणाम स्वरूप भारत की सम्मानित जनता को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में हमारा गौरवपूर्ण संविधान प्राप्त हुआ। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि संविधान के मार्गदर्शन में समानता, न्याय और भाईचारे की भावना को और अधिक सशक्त बनाएंगे। जय संविधान, जय भारत। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने संविधान दिवस के मौके पर देशवासियों को बधाई दी और कहा कि संविधान की एक कॉपी आज संस्कृति में भी जारी हुई है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि यह हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। हमें सबसे पहले तो सब भारतवासियों को बधाई देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे की, और आज उसका जो है एक कॉपी संस्कृत में रिलीज हुआ है। तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो सबसे प्राचीन जो भाषा है हमारे देश की, और सबसे ज्यादा जो आज अंदर भी हमें सुनने को मिला कि युवा लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को जानने में, हमारा जो संविधान उसका एक्चुअली में उसमें कंटेंट क्या है, ये सब जानने में कितना रुचि ले रहे हैं। तो अलग अलग भाषाओं में भी अवेलेबल है, आप पढ़े और अपने जो भी अधिकारों से आप वाकिफ हुए। एंड कांग्रेचुलेशन। लेकिन मैम, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र को 43 करोड़ 37 लाख रुपए की कई परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चलौंठी में जिला परिषद भवन का लोकार्पण किया और इसका निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने राजकीय महाविद्यालय कोटी के नए भवन और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटी के नवनिर्मित साइंस ब्लॉक का लोकार्पण भी किया। कभी मैंने चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी नहीं रहा, मुझे मौके बहुत मिले। सरकार कांग्रेस की बनती रही, 20 साल से मैं विधायक था, मौके मुझे कई बार मिले। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे एक बार बोला कि आप आकर सरकार में काम करिए, लेकिन तब मैं संगठन के प्रमुख पदों पर रहा। और जब मुझे मुख्यमंत्री का पद मिला तो मेरी एक सोच थी कि जो हिमाचल प्रदेश की संपदा है, आय है, वो समाज के गरीब तबकों तक पहुंचे, किसान तक पहुंचे, आम आदमी तक पहुंचे। इस दृष्टि से हमने कार्य करना शुरू किया। उपमंडल मुख्यालय भरमौर के मिनी सचिवालय भवन के सभागार में परियोजना सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जनजातीय क्षेत्र भरमौर में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान खर्च किए जा रहे 47 करोड़ 81 लाख 67 हजार के बजट का अवलोकन हुआ और विकासात्मक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही कई विभागीय अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। आज हमारे यहाँ भरमौर हमारा जो जनजातीय इलाका है, इसकी जो प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी यानी परियोजना सलाहकार समिति की बैठक थी। ये हम जो है हर 3 महीने बाद करते हैं। इसमें जो जनजातीय क्षेत्र के जो भी यहाँ पर बजट है, उसका विभागों के द्वारा जो कार्य होने हैं उस पर विस्तृत चर्चा होती है और कितना काम इन्होंने जो है पिछले 3 महीनों में किया है, कितना इन्होंने अपना जो टारगेट दिए वो पूरा किया है, नहीं किया। और इसके अलावा फिर सभी विभागों के जो कोई भी काम है या कोई लोगों की जो किसी किस्म की जो परियोजना को लेकर या कार्यों को लेकर कोई भी लोगों की समस्या है, उसका भी इसमें समाधान किया जाता है। इसमें हमारे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, सभी के जो है उच्च अधिकारी इसमें बैठक में मौजूद रहते हैं। और इसमें हमारे जो प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी में हमारे पंचायत समिति और जिला परिषद और जनजातीय सलाहकार परिषद के मेंबर्स जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, और हमारे माननीय विधायक जो यहाँ से हैं वो इसके उपाध्यक्ष हैं। तो ये बैठक जो है हमारी रेगुलर 3-3, 4-4 महीनों के अंतराल में करते हैं और यही हमारा एक पैमाना है जो कि जनजातीय क्षेत्रों पर विकास की गति को
जो है तेजी प्रदान करने का। पूर्व प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने हमीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के बयानों पर पलटवार किया और कहा कि हिमाचल प्रदेश में होटल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से ही घाटे में चल रहे थे, लेकिन बीजेपी की सरकार ने घाटे से उभारने के लिए कोई कार्य नहीं किया है। प्रेम कौशल ने जयराम ठाकुर को भी आड़े हाथों लिया। क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रहा है। ये जो हाई कोर्ट का फैसला अभी टूरिज्म के कुछ होटल्स को लेके आया है, ये होटल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से ही घाटे में चल रहे थे। बहुत से ऐसे टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो HPTDC के होटल्स हैं जो घाटे में हैं। जयराम की सरकार ने इनको फ़ायदे में लेके आने के लिए कोई कदम उठाए, उनके ऊपर चर्चा करें, उनके ऊपर प्रकाश डालें कि उनकी सरकार में अगर ये फ़ायदे में थे, हमारी सरकार आने के बाद अगर ये घाटे में गए हैं तो हम उस चीज़ को मान सकते हैं कि हमारी तरफ से कोई कमी रही है। तो ये तो पहले से घाटे में चल रहे थे और उस घाटे से इनको निकालने के लिए ये सरकार इसके ऊपर कोई कार्य योजना बनाने का जो थी वो काम कर रही थी, जिसको लेके जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं समझता हूँ कि बेचैन हैं। उनको लगता है कि उनकी शायद कोई ऐसी योजना होगी कि उनके लोगों को ये होटल मिले। कहीं उनसे कुछ उन्होंने किया भी अपने शासनकाल में। जंजैली में उनके अपने चुनाव क्षेत्र का एक बहुत बड़ा होटल जो है उसको प्राय उन्होंने अपने दोस्तों को दिया है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहती नहीं कि हिमाचल प्रदेश में जो है इसको, चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, किसी भी तरीके का जो आर्थिक सुधार है या आर्थिक तौर पर प्रदेश को मजबूत करने की जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, वो लागू हों। मंडी में कांग्रेस कमेटी विचार विभाग के चेयरमैन विजयपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विजयपाल सिंह ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला। उनका कहना है कि हिमाचल के बीजेपी नेता केंद्र के पास अपनी महत्ता दिखाने के लिए प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर रहे हैं, जबकि ये नेता हिमाचल में स्वयं 5 टुकड़ों में बंटे हुए हैं। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के तैयार मास्टर ट्रेनर प्लान अब सूबे के शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण का पहला बैच साइंस ग्रुप के अध्यापकों के रूप में 2 से 7 दिसंबर तक बैठेगा, जबकि दूसरा बैच 9 से 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान शिक्षकों को शिक्षा बोर्ड के मास्टर ट्रेनर, मॉडल पेपर तैयार करने से लेकर परीक्षाओं के मूल्यांकन को लेकर प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले ज्ञात है और अखबारों में भी आया था कि हमने 60 मास्टर ट्रेनर्स जो हैं वो तैयार किए थे, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। अब हम इसको पूरी स्टेट में ले जाना चाह रहे हैं। इसमें हमने एक शेड्यूल तैयार किया और इसमें जो पहला हमारा फोकस रहेगा वो 12वीं क्लास के जो टीचर्स हैं उन पे रहेगा, जिसमें साइंस ग्रुप, ह्यूमैनिटी ग्रुप्स और कॉमर्स ग्रुप तीनों के लिए हम ये ट्रेनिंग करवाएंगे। जो इसका शेड्यूल है वो हमने दिसंबर महीने में बनवाया है। करेंगे अगली खबर की ओर। बद्दी की प्रमुख सड़क बद्दी साई मार्ग पर पिछले काफी लंबे समय से लोगों को जाम के साथ साथ पैदल चलने में भी काफी समस्या झेलनी पड़ रही है। दुकानों के आगे हुए अतिक्रमण और सड़क किनारे खड़ी रेहड़ियों से लोग काफी परेशान थे। इसको लेकर एसडीएम बद्दी और पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बद्दी साई मार्ग पर सड़क किनारे लगी रेहड़ी, फेड़ी और दुकानों के आगे से अवैध कब्जों को हटाया। हालांकि बद्दी प्रशासन ने बद्दी साई मार्ग पर लोगों को अवैध कब्जे हटाने के लिए भी अपील की थी। मेरे आदेश ने मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से और सभी जो यहाँ पे जिनकी दुकानें हैं या रेडी फड़ी लगा के रखी है, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो MOU में ये बड़ा क्लियर है, जो MC ने कंट्रैक्टर के साथ जो MOU साइन किया उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि साई रोड पे कोई भी रेडी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे अगर कोई भी रेडी लग रही है वो इलीगल है, उसका हटाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन रेडियों के चलते लोगों को चलने में दिक्कत हो रही है, लोगों को यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत जाम रह रहा है और बार बार जो है कभी भी अगर कोई ब्रेकडाउन हो जाता है किसी गाड़ी का तो यहाँ पे पूरी तरह से जो है अस्त व्यस्त हो जाता है जीवन। तो इसको साथ में प्रशासन जो है वो सोच रहा है इसको सौंदर्यीकरण कराने का भी इसका जो है प्लान है। और चंबा में उपमंडल प्रशासन की ओर से अपना विद्यालय नाम से कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी एक एक स्कूल को गोद लेंगे। उस स्कूल में हर गतिविधि पर इन अधिकारियों ने नजर रखी और स्कूल में किस तरह की पढ़ाई चल रही है, स्टाफ को कोई परेशानी तो नहीं है, इसके अलावा स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्ण रूप से है या नहीं। हर अधिकारी स्कूल निरीक्षण के दौरान इसकी जानकारी प्रशासन को उपलब्ध करवाएगा ताकि समय रहते इन स्कूलों को और बेहतर बनाया जा सके। एक स्कीम है गवर्नमेंट की, अपना विद्यालय
स्कीम करके, जिसमें क्लास 1 और 2 ऑफिसर जो हैं यहाँ के सब डिवीज़न के, उन सबको एक एक या 2 स्कूल अडॉप्ट कराए जा रहे हैं। वो उस स्कूल के पैटर्न होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो उन स्कूल्स को विज़िट करेंगे साल में 2-3 बार या जितनी बार वो चाहें, और स्कूल की जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं, स्कूल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसके बारे में वो उनका समाधान करने का ट्राई करेंगे। रामपुर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले में ऊनी वस्त्र, शॉल, पट्टू, दौड़ू, मफलर आदि आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इससे हजारों साल पुरानी भारतीय कला और परंपरा को आगंतुकों को नजदीक से निहारने का अवसर भी मिल रहा है। लेकिन इन बारीक डिजाइनों को उकेर कर बनाए गए ये ऊनी वस्त्र सिंथेटिक फाइबर की कीमत के आगे टिक नहीं पा रहे। ऐसे में हजारों साल पुराने हथकरघा उद्योग पर सिंथेटिक फाइबर और मशीन मेड संकट खड़ा करने लगा है। नमस्कार भी बोलना पड़ेगा। नमस्कार जी, मेरा नाम यशवंती नेगी है। हमने किनौरी मार्केट में शॉल लगाई है, ऊनी वस्त्र, जैसे कि शॉल, स्टॉल वगैरह, कोट पट्टी, मफलर। ये बहुत मेहनत करके हम बनाते हैं साल भर में। और बाहर मार्केट में मशीनरी चीजें बिक रही है, जैसे कि सिंथेटिक होता है, देखने को सुंदर दिखता है, वो कॉस्ट भी कम है, इस वजह से हमारे वस्त्र कम ले रहे हैं लोग। मेरा नाम श्यामानंद जी, बुरवा का रहने वाला हूँ। मेरा तहसील सांगला है। मैं ऊनी का काम करता हूँ। जैसे ऊन काट के लाना है, कंडे में रहते हैं माल, भेड़ बकरियां कंडे में होते हैं, वहां से काट करके लाना है, ला करके फिर उसको गोरखे से लाना है, फिर उसका पैसा देना होता है, फिर उसके बाद उसको धुलाई करना होता है, धुलाई के बाद पिजाई करना है, पिजाई के बाद फिर कताई करना है। बहुत इसमें मेहनत तो है जी। लोग इस चीज को, मेहनत को नहीं जान पा रहे हैं, इसमें मेहनत कितना है। सर, मेरा नाम संदीप नेगी है। मैं सांगला से आता हूँ हर साल, और पिछले 15 से 17 वर्ष कंटिन्यू यहाँ मेला लगा रहा हूँ। तो मेरे पास जैसे दौड़ू हो गया जी, ये हमारा लोकल हैंडमेड, जो ये दौड़ी हो गया, और पट्टियां हो गई, लोहिया हो गया, पट्टू हो गए, चादर हो गए, और कोट की पट्टियां हो गई, और टोपी हो गई, और लोहिया हो गया, ये हर साल लेके आते हैं। मेरा नाम प्रेम देवी है। मैं उड़नी गांव, किन्नौर से उड़नी गांव की हूँ, और मैं हर रोज इधर लवी मेले में आती हूँ। मैं अपना लोकल सामान लेके आती हूँ, जैसे कि पट्टी हुआ, पट्टू हुआ, टोपी हुआ, क्योंकि वो सब चीजें हम बेड़ी का ऊन को कताई करके उसके मेहनत से हम बुनाई करते हैं। बुनाई भी हम हैंडलूम में नहीं बनाते हैं, पिडलूम में बनाते हैं, जो हमारे लोकल खड़ी होती है। और मैं सबसे यही वो करना चाहती हूँ, उससे करना चाहती हूँ। सुंदरनगर में सीनियर वर्ग की राज्य स्तरीय पुरुष और महिला वर्ग की कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 10 जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह में सरकाघाट क्षेत्र के प्रसिद्ध समाजसेवी चंद्रमोहन शर्मा ने शिरकत की। कुश्ती प्रतियोगिता में ऑलराउंड विजेता में बिलासपुर प्रथम और सोलन उप विजेता रहा। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी 6 से 8 दिसंबर 2024 तक बेंगलुरु, कर्नाटक में होने वाली सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेंगे। मैं आज राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता आज यहाँ पे करवाई जा रही है। यहाँ से चयनित खिलाड़ी बेंगलुरु, कर्नाटक में होने वाले राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे खिलाड़ी हमारे नेशनल गेम्स में, जो कि हर 4 साल के बाद नेशनल गेम्स होते हैं, नेशनल गेम्स उत्तराखंड के देहरादून में जनवरी 28 से 14 फरवरी के बीच में होंगे। वहाँ के लिए भी चयनित होकर के खिलाड़ी यहाँ से ही हमारी टीम होगी, उनमें से ही कुछ खिलाड़ी क्वालिफाई करेंगे। और सीनियर नेशनल में जो खिलाड़ी मेडल जीतते हैं उनका चयन नेशनल गेम्स के लिए होता है। 10 भार वर्ग में लड़कों का और 10 भार वर्ग में लड़कियों का चयन यहाँ से आज होने जा रहा है। बहुत सारे खिलाड़ी हमारे राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल विजेता हैं। हमारे आज यहाँ पे स्टेज का आयोजन किया गया और आज जो है बहुत अच्छी तरीके से इसका शुभारंभ कराया गया।
और हर एक वजन में जो बच्चे जब अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे कम से कम 100 तो बॉयज़ हैं और 60 जो है लड़कियाँ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम बिल्कुल फेयर तरीके से इसको स्टेट चैम्पियनशिप को कराएं और आने वाले टूर्नामेंट्स की बेहतर तैयारी करें। धन्यवाद। जैसे कि देखो भी खेल से जुड़े रहें और मुद्दा ये है कि हर जगह आजकल नशा बिक रहा है, नशा करते हैं बच्चे, और नए खेल से जुड़ेंगे तो कम से कम अपने शरीर के बारे में शारीरिक और मानसिक रूप से वो स्ट्रांग होंगे। तो यही संदेश है कि कम से कम 1 घंटा कोई ना कोई खेल करें अपने जीवन में, प्लीज। पांवटा साहिब से 1 लाख क्विंटल गन्ना उत्तराखंड के डोईवाला शुगर मिल इस बार खरीदने जा रही है, जिसके लिए पांवटा साहिब से गन्ना खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए हरिपुर टोहाना और अमरगढ़ में 2 केंद्र स्थापित किए गए हैं। पांवटा डून वैली में 800 हेक्टेयर रकबे पर गन्ने का उत्पादन किया जा रहा है। इससे इलाके के 1000 से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं, जिनकी आर्थिकी का ये मुख्य साधन है। फिलहाल गन्ना जो है 10 टन के करीब खरीद हो चुकी है। 50,000 कुंटल गन्ना लेने की उम्मीद है। ये लगभग चलेगा जी 3 महीने। अगर हम पिछले साल के संबंध में सोचे तो हमारा यहाँ पे गन्ना काफ़ी गया है और इस साल हमारा टारगेट 1 लाख क्विंटल दोनों काउंटर से पांवटा साहिब में है। और चूँकि पांवटा साहिब एक गन्ना का अच्छा क्षेत्र है और यहाँ पे करीब 10 लाख क्विंटल के करीब गन्ना पैदावार होती है और जो विभिन्न चरखियाँ यहाँ पे अलग अलग जगह से अलग अलग एरियो में खरीद करती हैं और उससे तकरीबन इतनी मतलब चरखियाँ यहाँ चली हुई है, वो भी लाखों के हिसाब से गन्ना यहाँ खरीद रही हैं। और मैं सरकार से ये उम्मीद करूँगा कि पांवटा क्षेत्र में गन्ना बहुत अच्छा हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से निवेदन करूँगा कि वो यहाँ पे एक छोटी गन्ना मिल लगाएं ताकि पांवटे का गन्ना हमें बाहर ना बेचना पड़े। पांवटे में गन्ना बहुत होता है और पिछले साल से भी ज़्यादा गन्ना आपके मिल को दिया जाएगा। पैदावार अच्छी है यहाँ घेने में, कम से कम बीघे का 70-80 क्विंटल गन्ना निकलता है। दाम ठीक ठाक मिलते हैं, दाम 200 पिछले साल 60 का मिला, आपके शायद बढ़ जाए। नालागढ़ में मेट्रो स्पोर्ट्स एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी तृतीय राज्य स्तरीय मास्टर स्पोर्ट्स पुरुष और महिला प्रतियोगिता पर चर्चा करना है। बैठक में नालागढ़ के लगभग 20 से 25 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस मौके पर उन्हें मेट्रो स्पोर्ट्स एसोसिएशन के उद्देश्यों और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी गई। राजेंद्र शर्मा, प्रेसिडेंट मेट्रो स्पोर्ट्स एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश। मेट्रो स्पोर्ट्स एसोसिएशन एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है हिमाचल प्रदेश की, जो शिमला में रजिस्टर्ड है और इसका ऑपरेशन एरिया जो है पूरा हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में मेट्रो स्पोर्ट्स एसोसिएशन बनाने का मतलब यह है कि ये 30 साल से ऊपर के आयु के मेन और वुमेन दोनों जितने भी व्यक्ति हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पांवटा साहिब के लोक निर्माण विश्राम गृह में किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इस मौके पर किसानों ने एसडीएम कार्यालय तक विरोध रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही एसडीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। बता दें कि यह प्रदर्शन 4 साल पहले शुरू हुए किसानों के संघर्ष की 4थी वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। किसान के 3 कृषि कानूनों के साथ जो 4 श्रम कोड आए थे, आपको ज्ञात होगा कि आजादी के समय से पहले ही मजदूरों ने लड़कर अंग्रेजों से भी अपने पक्ष में 44 श्रम कानून, जो आज तक हम 44 श्रम कानूनों तक पहुंचे हैं, वो 44 श्रम कानून बनाए थे। लेकिन जैसे जैसे केंद्र के अंदर मोदी की सरकार आई और मोदी की सरकार पे चंद 5 से 7 पूंजीपतियों का नियंत्रण मोदी की सरकार पे रहा है। हम इसे पूंजीपतियों की सरकार कहते हैं। तो उस पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने जो 44 श्रम कानून थे, जो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करते थे, जो मजदूरों को ईएसआई के लाभ देते थे, जो मजदूरों को पीएफ के लाभ देते थे, जो मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार देते थे, यूनियन बनाने के जो कानून अधिकार देते थे, उन 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 श्रम संहिताओं में तब्दील कर दिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कि जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।